नमस्कार, मदरलैंड पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौर। इस वक्त हम आ चुके हैं द्वारिका सेक्टर 12 के मेट्रो स्टेशन से 300 मीटर दूर, जहां मयूर जैन डॉक्टर हैं और हेम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 14-15 साल के जो अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा करना चाह रहे हैं और लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि अभी जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ, अभी सबसे पहले आप देखेंगे कि डेंगू एक सबसे बड़ी बीमारी बनकर सामने आ रही है इस मौसम में खासकर। दूसरा, पॉल्यूशन। तीसरी, अगर सबसे बड़ी बीमारी की बात करें तो लोग ठंड के कारण दिल्ली एनसीआर के ही क्षेत्र में कई मौत देखने को मिलती है। इन सब पे मयूर जैन से बात करेंगे। मयूर जैन कई अवार्ड विन कर चुके हैं क्योंकि इनका योगदान इतना बड़ा रहा है। तो मयूर जैन जी, आपका मदरलैंड पोस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इतना बड़ा योगदान, अब वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ साझा कीजिए। देखिए, योगदान तो जितना हो पाया उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारा है कि भाई टीचर्स ने जो सिखाया वो अच्छे से सीखने को मिल गया और उसी के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करते हुए होम्योपैथी अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि होम्योपैथी अपने आप में एक बहुत बड़ा तोड़ है हर तरह की बीमारी का। देखिए, हर बीमारी का अपना एक सिस्टम होता है, उसकी अपनी एक लाइफ हिस्ट्री होती है। उस लाइफ हिस्ट्री के अनुसार अगर सही मोड़ पे जिस समय होम्योपैथी का उसका सबसे ज़्यादा स्कोप है, आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकती है। तो वही मैं अगर पूछना चाह रहा था मयूर जैन जी की, आज जो ये विदेशी दवाओं और विदेशी चिकित्सा तकनीकी का जो इतना दबदबा बना हुआ है, पूरी दुनिया में बना हुआ है, और हेम्योपैथी कहीं ना कहीं जो आयुर्वेदिक उपचार है वो पीछे की ओर धकेलता जा रहा है। इससे आप भी नकार नहीं सकते हैं। तो कैसे, आखिर आप इसका महत्व बताइए कि हेम्योपैथिक किस तरह इलाज करता है, इसकी जो स्लो प्रोसेस है वो आने वाले समय में किस तरह बड़ा प्रभाव बन के मरीजों के सामने उभरता है। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन भी है। ये सच्चाई है कि जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, इकोनॉमिकली ऑल्सो एंड साइंटिफिकली ऑल्सो। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि बीमारी की जो शुरुआत होती है वो आम तौर पे कहीं ना कहीं हमारे मानसिकता के, इमोशंस के डिस्टर्बेंस से शुरुआत होती है। जैसे हम इमोशनल या मेंटल डिसबैलेंस कहते हैं या इमोशनल एंड मेंटल डिसहार्मनी कहते हैं। अब प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी जो हम फेस करते हैं या एक नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स के लोग फेस करते हैं कि इसके कोई टेस्टिंग नहीं है। तो आपको बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हमें दिक्कत है, सिर दर्द है, एसिडिटी है, बदन में कहीं पे दर्द है, कुछ डिस्कम्फर्ट है, यानी कि डिजीज़ की शुरुआत यानी कि डिस ईज़ है। यानी कि शरीर उनका और उनका जो मन, विचार, शरीर एक पूरी तरीके से एक कम्बिनेशन है हमारी ये यूनिट का, उसमें एक संतुष्टि, एक खुशी, एक स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन जब वही पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और खूब सारे टेस्ट कराए जाते हैं तो उन टेस्टों में जनरली कुछ नहीं आता। और वही चीज़, वही केसेस सबसे बेस्ट होते हैं अगर वो नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स में ट्रीटमेंट लेते हैं। चाहे आप होम्योपैथी की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, एक्यूपंक्चर हो गया, सुजोग हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया, रिफ्लेक्सोलॉजी हो गई, हर्बल मेडिकेशन हो गई, जिसे हम लाइफस्टाइल बोलते हैं। बहुत सारे केसेस में तो एक सिंपल लाइफस्टाइल की गलती के कारण बीमारियां डेवलप हो रही हैं, जिसमें सबसे कॉमन आज के टाइम में है नाइट शिफ्ट्स। जो लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं या जिनका उठने का कोई समय नहीं है, आप स्लीपिंग सोच, टाइम की बात स्लीपिंग टाइम आप कह लीजिए, लेकिन मैं उसे स्लीपिंग टाइम की जगह कहूँगा एक प्राकृतिक समय। हमारा हज़ारों साल पीछे का अगर आप इतिहास देखें तो एक समय होता था उठने का, सोने का, खाने का। अगर वो समय हिलेगा तो हमारे शरीर के अंदर की जो घड़ी है वो हिल जाती है। अब आपने एक बात कही कि होम्योपैथी का स्लो, होम्योपैथी स्लो नहीं है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी की पेड़ की जड़ से ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो उसका फल तक, ऊपर तक आके रिजल्ट दिखने में समय लगेगा। हमारे पास जनरली पेशेंट्स जब आते हैं, होम्योपैथी का अगर पुराना इतिहास देखा जाए तो 10 से 15 साल की बीमारियां लेके आते थे। जब वो हर जगह अलग अलग अस्पताल में अलग अलग डॉक्टर्स के पास चले जाते थे, थक हार जाते थे या उन्हें कोई बहुत मेजर ट्रीटमेंट बता दिया जाता था, सर्जरी बता दी जाती थी या बहुत ही मेजर हार्ड दवाइयाँ बता दी जाती थी, तब वो हार थक के कि भाई चलो अब कुछ बचा तो है नहीं, एक बार होम्योपैथी ट्राई कर लेते हैं।
और उस समय जब आप 5 साल, 10 साल, 15 साल की बीमारी लेके आएंगे और अगर उसको एक होम्योपैथिक डॉक्टर 5 से 10 महीने में अच्छे से सही कर देता है, बिल्कुल तो क्या वो स्लो कहलाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं कहलाएगा। तो आप जितना बड़े प्लॉट साइज पे कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें उतना ही समय लगेगा। मयूर जी, अगर बड़ी बीमारियों को एक ताक पे रख दे तो जैसे छोटी छोटी बीमारियां अक्सर ठंड के दिनों में, अभी तो ठंड आ रहा है तो बच्चों को सर्दी खांसी, बड़ों को सर्दी खांसी और भी कई छोटी छोटी बीमारियां हैं, सर दर्द, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम एलोपैथिक से क्विक रिस्पांस करने के लिए, जो मैंने जहाँ तक सुना है कि बीमारियों को दबाया जाता है, हालांकि ये हो सकता है एक विवादास्पद बयान हो जाए, लेकिन फिर भी जैसा मैंने सुना है, तो मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे क्विक रिस्पांस वो दे देता है सर्दी खांसी और तमाम छोटे छोटे बीमारियों को लेकर, क्या होम्योपैथिक में स्विच करना चाहिए? आप एक बार होम्योपैथी को ज़रूर ट्राई करें। मैंने बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। मेरे पास 6 महीने के बच्चे से लेके 6 साल के बच्चों के भी मेरे पास ट्रीटमेंट होते हैं। एक्यूट के लिए भी आते हैं, सर्दी लग गई, जुकाम हो गया, खांसी आ गई, बलगम है, बुखार है, लूज़ मोशन से एकदम से होने लग गए बच्चों को, बच्चे बाहर कहीं पार्टी में गए। और इन बीमारियों को ठीक होने में कितने दिन लग जाते हैं, जैसे ये जो छोटी छोटी बीमारियाँ हैं? मोटे मोटे तौर पे आप लगा सकते हैं 2 से 3 दिन में बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता 2 है। से 3 दिन में ले रिलैक्स फील करने लगता है। बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक स्पेशल बात ये है कि जो होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं वो सिर्फ 3 दिन में बच्चे को सही नहीं कर रही हैं, उसको उस कंफर्ट के साथ साथ उसके अंदर के सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर रही हैं कि नेक्स्ट टाइम उसको बीमारी आने के चांसेस कम हो आप कहना जाते चाह हैं। रहे हैं जो उस बीमारी की जो जड़ होती है, जो रीज़न होती है, उसको ये फाइंड करके ख़त्म करता है। बिल्कुल आप ये कह सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिकली कहना बहुत मुश्किल है कि क्या हमने जड़ पे ही दवाई दी। होम्योपैथी में दवाई देने के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें से जड़ पे देना यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिकेशन या जिसे हम क्लासिकल होम्योपैथी कहते हैं, वो एक सिद्धांत है। अगर उसके अनुसार दवाई दी जाए तो ये देखा जाता है कि बहुत लंबे समय तक बच्चा उस बीमारी को कभी कैच ही नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर की जो प्रणाली है, उसके अंदर की जो बीमारी और सेहत को बनाए रखने वाला एक सिस्टम है, उसको हम एक बहुत फाइन ट्यूनिंग कर देते हैं। लेकिन कई बार ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार कॉन्स्टिट्यूशनल या क्लासिकल प्रैक्टिस कर पाएँ। तो इसीलिए कई बार हम सिम्टोमेटिक बेस, जिसे हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम बोलते हैं, उसके बेसिस पे भी ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन वो ट्रीटमेंट भी सिर्फ और सिर्फ पैलिएटिव नहीं होता, क्योंकि वो सिस्टम फिलॉसफी में है ही नहीं है। होम्योपैथी का कोई भी मेडिकेशन मोर और लेस क्यूरेटिव लेवल पे ही काम करती है, अगर प्रॉपर होम्योपैथिक सिद्धांतों पे प्रिस्क्रिप्शन हो। चलिए मयूर जी, हमने जाना कि आपके जो 14-15 सालों के जो एक्सपीरियंस थे होम्योपैथिक में, वो रोज़मर्रा की बीमारियों में कैसे उपयोगी होंगे और कैसे भारत के लोगों को खासकर होम्योपैथिक को यूज़ करना चाहिए। एक तरह से इम्पॉर्टेंस ऑफ होम्योपैथिक हमने जाना और रोज़मर्रा के बीमारियों को कैसे फिक्स करें होम्योपैथिक के जरिए, ये भी हमने जाना। अब सवाल ये उठता है कि मयूर जी, अभी एक सबसे बड़ा प्रकोप है डेंगू का। बिल्कुल। अब डेंगू क्यों होता है? पहला सवाल, डेंगू क्यों होता है? दूसरा सवाल कि घरेलू तरीक़ों से हम कैसे इसे जान पाएँ कि हमें डेंगू ही है, ताकि हम इसका प्रॉपर इलाज तुरंत करा सकें, क्योंकि कई केसेस ऐसे भी देखे जा रहे हैं कि अचानक से मौतें हो जा रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। डेंगू इस बार बहुत ज़्यादा आया है और इसके महत्वपूर्ण अगर मोटे मोटे तौर पे देखे जाएँ तो 3 कारण मेरे दिमाग में आते हैं। एक सबसे पहला कारण, जनरली हर बीमारी की एक साइकिल सिस्टम होता है। तो डेंगू का जो साइकिल सिस्टम है वो मोटे मोटे तौर पे 4 साल का देखा गया है। इसीलिए पहली बात इस बार ज़्यादा आ रहा है। इससे पहले अगर मैं गलत नहीं हूँ 2015 या 16 में डेंगू बहुत ज़्यादा आया था। सेकंड कारण रहा इस बार का मानसून। इस बार का मानसून काफ़ी लंबा रहा और सस्टेनेबल रहा। जनरली दिल्ली में बारिश होती थी कि खूब सारी बारिश हुई और पानी बहा के निकल गया, लेकिन इस बार वो चलता ही रहा, चलता ही रहा। बहुत जगहों पे आपने सुना होगा मिट्टी धंस गई, गड्ढे हो गए, क्योंकि पानी बहुत बरसा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो वाटर स्टैग्नेशन हुई, उसने इस बीमारी के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यानी कि एडीज मॉस्किटो है, उसको ब्रीडिंग ग्राउंड दे दिया। तीसरा कारण जो मुझे लगता है कि इस बार हम इतना ज़्यादा इसके बारे में सुन रहे हैं या हमें नंबर्स मिल रहे हैं, उसका कारण है कि ये नोटिफाइबल डिजीज़ में आ गया है। यानी कि अगर मेरे क्लिनिक में भी कोई डेंगू का पेशेंट आता है तो मुझे दिल्ली सरकार के एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं डेंगू का पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ।
जब ये नोटिफाइबल में आ गया तो नंबर्स बढ़ गए। हम सारे के सारे सेंसिटिव हो जाएं अपनी एनवायरनमेंट को लेके, अपने घर बार को लेके, थोड़ा सा घर से बाहर एक आधा 100 मीटर भी अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सटेंड कर दें अपने घर से, तो सरकार भी खुश, हम भी खुश, एनवायरनमेंट भी खुश, मॉस्किटो को ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं मिला और डेंगू भी दूर। और डेंगू भी, और हर तरीके का। सिर्फ ये डेंगू नहीं है, जब हम हाइजीन की बात करते हैं या हम साफ सफाई की बात करते हैं तो हम किसी एक बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ बात कर रहे हैं। उसमें हम पूरी की पूरी एक हॉलिस्टिक हीलिंग, हॉलिस्टिक केयर की बात कर रहे हैं। सो लगता है छोटा स्टेप है, लग रहा है छोटा स्टेप, लेकिन उसको जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि साफ़ सफाई की महत्वता क्या है। मयूर जी, 5 ऐसे पॉइंट्स बताइए जिसको जो दर्शक हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो उसे अपना कर जो है डेंगू से बच सके। देखिए, डेंगू से अगर बचना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है साफ़ सफाई। किसी भी सूरत में आपके आसपास पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए। पानी इकट्ठा होगा, मच्छर ब्रीड करेगा तो कहीं ना कहीं से वो डेंगू कैच करके आप तक ट्रांसमिट कर सकता है। जल्दी या देर मैं नहीं कह सकता। तो सबसे पहली चीज़ है पानी। नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारे इंडियन सिस्टम में कूलर का बहुत महत्व है। देन हमारे यहाँ ये पक्षियों के लिए पानी रखने का बहुत महत्व है। पेड़ पौधे हम लोग अपने घर में लगाते हैं, उसमें गमलों में भर भर के पानी दिया हुआ होता है। देन हमारे यहाँ कूड़ा करकट, बोतलें, छोटी बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, टायर वायर, इस तरह के छोटे पॉट्स वगैरह भी काफ़ी कुछ मिलते हैं। और हाल फिलहाल में बहुत सारी पूजाओं का सिस्टम हुआ है। दिवाली भी गई है, छठ पूजा भी गई है, जिनके अंदर छोटे छोटे घड़े, दिए छतों पे लगाए जाते हैं और होते हैं। और ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है एंड नॉर्मली हम लोग ध्यान नहीं देते। छत पे पूजा करी, दिया वगैरह जलाया, लगा के छोड़ के चल दिए। अब उसमें पानी इकट्ठा हो चाहे कुछ हो। जो पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए हम पानी रखते हैं, मैंने बहुत कम देखा है कि लोग उसे क्लीन करते हैं या कुछ। आप नहीं क्लीन करना चाहते, इट्स ओके, उसको पूरा पानी को गेर दो, फ्रेश भर दो। आपके आसपास कहीं भी किसी भी रूप में पानी इकट्ठा करने लायक कोई भी बॉडी बन गई है, कोई भी एक डस्टबिन का पार्ट बन गया है, कोई टूटी हुई बॉटल है, घड़ा है, मटका है, उसे आप उल्टा करके रख दो। कहने का अर्थ है सर कि पानी नहीं जमने देना पानी नहीं चाहिए। जमना ये पहला स्टेप है। ये सबसे पहला स्टेप है। ओके। देन कम सेकंड, वो है जनरल साफ सफाई। ये सीज़न वैसे भी मच्छरों का होता है, बिल्कुल। तो आप थोड़ी सी अपने घर की साफ़ सफाई बढ़ा दें। प्लस अगर आप देखेंगे तो हर जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से एक मच्छरों का टाइम होता है। उस समय में आप अपने खिड़की दरवाजे वगैरह बंद रखें। अगर आप ध्यान दें तो दिल्ली में मैंने मोटे मोटे तौर पे देखा है 5 बजे से 7 बजे का। अगर आप अपने घर के दरवाजे खिड़की 5 से 7 बजे के बीच में शाम को बंद रखते हैं तो आप देखेंगे कि मच्छर बहुत कम है घर के अंदर। और उस समय में कोई दरवाज़ा खुला रह जाए तो पूरी रात आप बस मच्छरों के साथ ही दोस्ती यारी करते हुए नज़र आते हैं। तो थोड़ी सी अगर हम साफ़ सफाई बढ़ा दें और उसके बाद इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ, जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं, हवन बोलते हैं, या अगरबत्ती तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो ये कपूर, गूगल, आपका तेज पत्ता और लौंग, इन चीज़ों का जो हमारे यहाँ पे घर में पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है, अगर हम उसको थोड़ा सा बढ़ा दें और एक रेगुलर वे में करें तो वो भी बहुत अच्छा इसमें मदद करता है। मॉस्किटो रेपेलेंट्स बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आजकल अलग अलग कंपनी, अलग अलग रिसर्च इंडस्ट्रीज़ ने हमारे सामने रखे हुए हैं। आपको जो समझ में आए उसमें से आपको यूज़ करके देख सकते हैं। फ़िनाइल वगैरह का यूज़ बहुत अच्छा इस टाइम काम करता है, ताकि आपको जो एक मच्छर को, मक्खी को पनपने के लिए जो चीज़ चाहिए वो हटा देगा वो। तो अगर आप पहली चीज़ पानी, दूसरा साफ़ सफाई। अब रहा, आपने 5 पूछे तो तीसरे पॉइंट पे मैं अगर अपने अनुभव से रखूँगा तो वो है सेहत। सेहत का मतलब है अच्छा खान पीन। जनरली ये टाइम ट्रांजिशन का होता है, सर्दी से गर्मी का होता है। जनरली आप देखेंगे कि आप पंखा बंद कर दोगे तो पसीने आएंगे, और अगर पंखा चला दोगे तो ठंड लगेगी। बिल्कुल, जिसे सर्द गर्म कहते हैं देशी भाषा में। देसी भाषा में। और यही एक समय होता है जब बच्चे भी बहुत नटखट हो जाते हैं।
चप्पल उतार के घूम रहे हैं, फर्श ठंडा हो गया, अभी भी ठंडा पानी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, जबकि मौसम बदल गया। इसी तरह बच्चे कैप नहीं पहनना पसंद करते, उन्हें हल्का सा भी एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेयर पहना दिया जाए तो बहुत चीची चूचू हो जाती है आपका पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। तो ये एक समय है जहाँ पे हमें सर्द गर्म के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर आप बाहर से आए हैं तो ऑफ कोर्स चल फिर के आएंगे तो आपको गर्मी लगेगी, तो आप पंखा ना चलाएं, थोड़ा सा उसे बर्दाश्त कर जाएं। पानी डेफिनेटली चेंज कर लेना चाहिए कि अपना रूम टेम्परेचर पे पानी आ जाए। हो सके हल्का सा कोसा पानी पीना शुरू कर दें। पानी के अंदर आप तुलसी की पत्तियां डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आजकल 5 तुलसी के अर्क भी बहुत सारी कंपनियों के नेचुरल वे में आने लग गए हैं, तो उन अर्क को भी यूज़ करके हम अपनी इम्यूनिटी पे काम कर सकते हैं। देन मौसम बदल रहा है तो खान पीन भी बदलना चाहिए। अगर हम अभी भी गर्मियों के खाने के हिसाब से चलेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम बीमारियों को इनविटेशन देते हैं। तो थोड़ा सा चेंज करें, गुड़ का इस्तेमाल हो मौसम गया। चेंज, बॉडी भी चेंज होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल, एंड चेंज ही एक्चुअली में ग्रोथ है। तो सर मान लीजिए किसी को अगर डेंगू होता है, कैसे फाइंड करे कि उसे डेंगू हो चुका है? देखिए, डेंगू जनरली जो शुरुआत होती है वो आपका एक फ़ीवर की तरह होती है, जनरल वायरल फ़ीवर। पेशेंट आपको बोलेगा कि जी मुझे बुखार आ रहा है। बहुत सेंसिटिव अगर पेशेंट होगा तो वो ये बता सकता है कि जी मुझे हर इतने घंटे में बुखार आ रहा है। और बुखार के साथ जनरली कुछ लक्षण होते हैं जो एक एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाते हैं डेंगू में। लाइक आँखों के पीछे वो कहेगा मुझे दर्द हो रहा है, इस पूरे एरिया में स्पेशली ऐसा कहेगा वो कि जो ये आँखों की बॉल हैं उसके पीछे मुझे दर्द लग रहा है। साथ में वो कहेगा कि बदन दर्द है लेकिन उसमें ऐसा लग रहा है कि हड्डियों में दर्द आ रहा है। इसीलिए डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। देन बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी। फीवर को आए हुए मुश्किल से 5 घंटे 6 घंटे हुए होंगे, लेकिन पेशेंट का शरीर वो कहेगा कि जी मैं तो बिल्कुल ही बेहाल हो गया हूँ, मेरे में बिल्कुल भी जान नहीं है। देन उल्टी या उल्टी जैसी फीलिंग, नोज़िया जिसे हम कहते हैं, वो एक बहुत कॉमन सिम्टम है। ऑल ऑफ अ सडन पेशेंट का खाना पीना छूटने लग जाएगा, वो कहेगा मन ही नहीं कर रहा खाने का, बस बिस्तर में पड़े रहने दो, बुखार की दवाई देते रहो और मुझे हिलने का मन नहीं कर रहा। पेशेंट बहुत ज़्यादा कपकपाहट के साथ भी आता है। तो जब इस तरह के लक्षण होते हैं तो जनरली मेरा ये कहना है कभी भी आप घर पे ट्रीटमेंट ना करें। पहले हमेशा अपने प्रोफेशनल एक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें, ताकि ये ना हो कि पीछे बैकग्राउंड में डेंगू है और आप एक सिंपल वायरल की तरह उसे 2 से 3 दिन घर में ही काढ़े पिला पिला के ट्रीट करते हैं। जनरली डेंगू का पेशेंट आपको कहेगा कि जी मेरा पीने का कुछ मन नहीं कर रहा, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा, खाना खाते ही पानी पीते ही मुझे उल्टी आने को हो रही है, यहाँ पे गर्म हो जाएगा, छाती में गर्म लगेगा, एसिडिटी टाइप लगेगी और उल्टी आने को हो जाएगी ना। ये है कम्बिनेशन जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि डेंगू अपने आप में एक डिहाइड्रेशन की साइड जाता है। इधर से पेशेंट ने खाना पीना बंद कर दिया तो वो और डिहाइड्रेशन की साइड गया। तो अगर आप डिहाइड्रेशन को अपने घर में बचा सकते हैं पेशेंट के, तो उसका इन टोटल रिकवरी पीरियड बहुत शॉर्ट अप हो जाएगा। तो उसे आप नारियल पानी, और मैं जनरली कहता हूँ कि प्लेन पानी ना पिलाएं, क्योंकि प्लेन पानी जनरली एक बीमार इंसान के लिए पीने के लिए थोड़ा हैवी होता है, अनकंफर्टेबल होता है और टेस्ट ना आने के कारण, क्योंकि मुंह का स्वाद जनरली बकबका हो जाता है बुखारों में, तो उसके अंदर पेशेंट कहता है मैं नहीं पी रहा, आप कुछ भी डाल दो। हमारे पास बहुत सारे स्क्वैशेस आते हैं, बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स आते हैं, आप कुछ भी डाल दो टेस्ट आनी चाहिए, टेस्ट के लिए। और साथ में खाने की तरफ ज़्यादा जोर ना देके, क्योंकि पेशेंट अनकंफर्टेबल, उसे चिड़चिड़ ना करके कि नहीं खाओ खाओ खाओ, उसे आप लिक्विड एनर्जीज पे डाल दो। यानी कि आप सिंपल कोई भी ग्लूकोज बेस्ड, आपका ORS बेस्ड, आपका जूस बेस्ड, सूप बेस्ड, इस तरह की चीज़ों पे आप उसको पेशेंट को शिफ्ट कर दो, तो डिहाइड्रेशन भी कंट्रोल हो जाएगी और उसको जो बॉडी में एक रिक्वायर्ड एनर्जीज़ हैं, रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन का एक पार्ट है, वो भी मिलता रहेगा। जब ये होगा तो 99% मेरे केस में अभी तक मेरा भी कोई भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ है, लेकिन अगर पानी पे वो काम करते हैं तो। अदरवाइज हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस इस बार हम देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है सर, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। होम्योपैथी में आपका इन जनरल बुखार का बहुत अच्छा इलाज है और डेंगू का भी बहुत अच्छा इलाज है। बहुत सारी दवाइयाँ हमारी अलग अलग डेंगू स्पेसिफिक भी हैं और इन जनरल फीवर स्पेसिफिक भी हैं। चाहे उसके अंदर हम जेल्सीमियम की बात करें, रेस्टॉक्स है, ब्राइनिया है, यूपिटोरियम पर्फ है, बहुत सारी और मेडिसिन हैं। लेकिन
मैं बीइंग अ प्रोफेशनल मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी गूगल या इंटरनेट बेस्ड दवाइयों की नॉलेज लेके उसको कंज्यूम ना करें। मेरा सजेशन होगा, अगर आप होम्योपैथी के फेवर में हैं या होम्योपैथी की दवाइयों के साथ अपने आप को ट्रीट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ किसी प्रॉपर प्रोफेशनल होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके मिलें और उस डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि कौन सी दवाई, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर जो उसकी ब्यूटी है वो इंडिविजुअलाइजेशन है। सर अभी सबसे बड़ी समस्या जो है जिस पे सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ रहा है ये है पॉल्यूशन। और दिल्ली में जितनी पॉल्यूशन है मुझे नहीं लगता, या फिर आप जैसा कि न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, पूरे देश में कहीं नहीं है। दिल्ली वाले इससे ग्रसित हैं बिल्कुल। और इन बिना स्मोकिंग किए, बिना किसी तरह से खुद में धुएं को डाले बिना भी वो हर रोज़ धुएं को ले रहे हैं ऑक्सीजन के द्वारा जो है। तो कैसे सर, अब देखिए इसको लेने से तो बच नहीं सकते हैं, लेकिन इस पे किस तरह से काम करें कि हमारे फिटनेस को पर जो है इसका असर ना पड़े। बहुत बढ़िया, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और करंट सर्कमस्टांसेस में तो मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है। देखिए, पॉल्यूशन से आपने बिल्कुल सही बात कही, बच तो सकते नहीं है। हवा तो वही है, चाहे मैं अपने घर के अंदर हूँ, क्लिनिक में हूँ, चाहे बाहर हूँ, हवा तो वही है। एंड पॉल्यूशन लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा ये मानना होगा, या मेरा जो सजेशन होगा, जो मैं अपने परिवार में भी अपनाता हूँ अपने बुज़ुर्ग माँ बाप के साथ, सबसे पहली चीज़ मास्क। ओके। इस समय तो आप घर के अंदर भी अगर एक हल्का सा कपड़ा या एक 2 लेयर मास्क, 3 लेयर मास्क लगा के रखें तो ज़्यादा बेहतर है। कम से कम कुछ तो पार्टिकल्स अंदर जाने से बचते हैं। बिल्कुल। सेकेंडली, अगर आप एक ही कमरे में हैं या कुछ हैं तो आप एयर प्यूरीफायर के बारे में भी सोच सकते हैं। बहुत लोग ये इस बात पे कंट्रोवर्सी कर सकते हैं कि भाई कमरे में तो ठीक है, बाहर क्या होगा। तो उसमें जवाब एक बड़ा सिंपल सा है मेरा कि भाई ठीक है, कम से कम कमरे में जब तक आप एक लंबे समय, स्पेशली बुज़ुर्ग लोग जो घर में ही हैं, जिन्हें बाहर जाना नहीं, कुछ नहीं जाना, तो जब तक ये हाई आपका एक IQ लेवल्स हैं या हाई आपका पॉल्यूशन लेवल्स हैं, तब तक तो उनको आपका थोड़ा सा मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अगर मैं ये सोचूं या कोई भी सोचे कि एयर प्यूरीफायर से बहुत बड़ा चेंज हो जाता है, तो आई थिंक पॉसिबल है टेक्निकली, बट it is more of a giving a better choice to the family or to the aged ones। कुछ ना से हाँ भली, वो वाली बात है। देन तीसरी चीज़ जो मैं अपने सारे पेशेंट्स के साथ और घर में अपनाता हूँ वो है ऑयलिंग। लेकिन मैं नाक में ऑयल डालने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जनरली आपका कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल या फिर बादाम का तेल, मैं इन दो ऑयलों को प्रेफर करता हूँ। और इनको नाक के अंदर लगाना, अगर आपकी नाक की सरफेस में 2 से 3 बार आप दिन में ऑयल लगाते हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि पेशेंट्स को उतना एलर्जिक फिनोमिना नहीं डेवलप हो रहा जितना एक ड्राई नोज़ के साथ डेवलप हो जाता है। थर्ड, आप गार्गलिंग ज़रूर करें। सबसे सिंपल है, गर्म पानी, कुछ नहीं, गर्म पानी, उसके ऊपर जाना है, उसमें आप थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लें। उसके ऊपर जाना है तो मैंने कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टरों से जो सुना है कि हल्का सा विनेगर और सेंधा नमक डाला जा सकता है। उसके ऊपर जाना है तो बहुत सारे मेडिकेटेड गार्गल्स केमिस्ट शॉप्स पे मिलते हैं, जिनको आप उसके अंदर पानी के साथ मिक्स करके गार्गलिंग कर सकते हैं। स्पेशली जब आप बाहर पॉल्यूशन से होके आ रहे हैं सोने से पहले, या अगर बहुत ज़्यादा कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक डीलिंग आपकी है, तो आप उस समय गार्गलिंग कर सकते हैं। फोर्थ, एक बहुत पुरानी चीज़ जिसे हम बोलते हैं गुड़, बहुत ही सिंपल है, सर्दियों में बहुत कॉमन हो जाती है, नेचुरल है, सेफ़ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो गुड़ को आप अपने खाने में यूज़ करना शुरू करें, मल्टीपल बार बार जिसे कहते हैं। उसके नेक्स्ट आता है हमारे चाय। अब उसे आप ग्रीन टी भी बोल सकते हैं, दूध वाली चाय भी बोल सकते हैं, ब्लैक टी भी बोल सकते हैं, मसाला चाय भी बोल सकते हैं, बहुत नाम है। लेकिन चाय सिर्फ चाय पत्ती वाली नहीं, जिसके अंदर गुण हो, यानी कि तुलसी, दालचीनी, अदरक, शहद, नींबू, काली मिर्च, इस तरह के कुछ मिक्स के साथ अलग अलग बार आप यूज़ करें। एक बार सिर्फ दालचीनी की चाय ले सकते हैं आप, एक बार सिर्फ गुड़ की चाय ले सकते हैं आप एक बार में सिर्फ तुलसी की चाय ले लीजिए, एक बार में अदरक की चाय ले लीजिए। तो वो क्या करेगी, इन सब के अच्छे गुण भी आपके शरीर में जाते रहेंगे। गर्म होने के चलते वो पैसेज को भी थोड़ा सा सूद आउट करेगी, जो पॉल्यूशन अंदर गया होगा उसे भी मेल्ट डाउन करेगी, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगी। सो मल्टीपल इफेक्ट हो गए।
इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे आप कर सकते हैं वो है जल नीति। जल नीति भी मैंने देखा है कि ऐसे में बड़ा अच्छा काम करती है, क्योंकि पॉल्यूशन को, वो नोज़ को क्लीन रखने में, पैसेज को क्लीन रखने में, रेस्पिरेटरी पैसेज को बहुत अच्छा मदद करती है। देन कम स्टीम, सिंपल प्लेन वाटर स्टीम। स्टीमिंग भी बड़ा अच्छा काम करती है, लेकिन पीछे वाले पॉइंट को पकड़ते हैं हम इसमें, गर्म सर्द वाला। एक कंप्लेंट बहुत नॉर्मल है, स्टीम जिस समय लेते हैं तो ये पूरा पैसेज हमारा गर्म हो जाता है। और बच्चों के केस में क्या, बड़ों में भी हम गलती करते हैं, स्टीम ली, बंद किया और उठ के सीधे बाहर चल दिए। बाहर की हवा ठंडी है और आप गर्म हो तो क्या होगा, जुकाम हो गया। कभी कभी तो बर्दाश्त नहीं हुआ, फ़ैन चला लिए। फ़ैन चला लिया होगा, खिड़की खोल ली, आप बाहर कहीं चले गए, मुंह धो लिया, पानी पी लिया, तो वो जो सर्द गर्म है वो उसका फिर एक साइड इफ़ेक्ट बन जाता है। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि स्टीम करने के बाद 10-15 मिनट आराम से बैठें, बिना किसी पंखे वगैरह के, थोड़ा सा रिलैक्स करें, एंड उसके बाद अपना नॉर्मल डे टू डे में हम काम कर सकते हैं। मयूर जी, मैंने एक बातें सुनी है कि जो होम्योपैथिक है उनकी ओर से अक्सर मना किया जाता है कि जो चाय पत्ती वाली चाय होती है उससे बचना चाहिए, क्या सच है ये? देखिए, ये मोस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसके ऊपर बात करने लगे हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टडी या एविडेंस नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि चाय पत्ती की चाय से बचना चाहिए। क्योंकि चाय पत्ती की अपने आप में डेफिनेशन बहुत है। ग्रीन टी की भी चाय पत्ती कहलाती है, और ग्रीन टी के इतनी वैरायटी है कि हम सोच नहीं सकते। और चाय कोई आज की चीज़ नहीं है, बहुत पुराने सदियों से एक कॉन्सेप्ट हमारा चला आ रहा है। तो इसके ऊपर मैं बहुत स्ट्रांगली कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा, हर चीज़ के अपने कुछ प्लस होते हैं, अपने कुछ माइनस होते हैं। तो अगर सही तरीके से चाय को इस्तेमाल करा जाए या चाय पी जाए तो आई थिंक कोई बुराई नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जी चाय बहुत पसंद है, चाय बहुत पियेंगे तो लोटा भर के पियेंगे, पियेंगे तो दिन में 5 से 6 ग्लास पियेंगे। और इसके ऊपर लेवल, जो नेक्स्ट लेवल है, वो है एडिक्शन। चाय नहीं मिली तो सिर दर्द हो जाएगा, चाय नहीं मिली एक तो नया ये हो ट्रेंड जाएगा। चल रहा है, चाय ही प्यार है। चाय पे बातें, चाय पे, अरे यस। लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी में कोई एडिक्शन डेवलप हो जाता है, रिजिडिटी डेवलप हो जाती है कि सुबह चाय नहीं मिली तो मेरा दिन खराब, बिल्कुल। तो वो बेकार है। अब वो चाहे चाय हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे सिंपल दूध हो। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है, कहता है कि जी अगर मुझे रात को दूध नहीं मिलेगा तो मेरे तो मतलब बेकार हूँ मैं, तो वो एक तरह से एडिक्शन ही तो है, बिल्कुल। लत ही तो है। तो वो फिर गड़बड़ है। तो चाय अगर आप दिन में 1 पी रहे हैं, 2 पी रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और एक सही क्वांटिटी, ठीक ठीक क्वांटिटी, जो एक जनरल चाय का कप होता है, तो आई थिंक इट इज़ ओके। हाँ, होम्योपैथिक दवाई से आपको उसको डिफरेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि इधर चाय पी और इधर दवाई ले ली, या दवाई ली और चाय पी ली, वो नहीं। उसमें कम से कम आप आधे घंटे का डिफरेंस ज़रूर रखें अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का अच्छा रिजल्ट चाहिए। आई थिंक वो होम्योपैथी की बैकबोन है, या होम्योपैथी के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, आपकी बीमारी का नहीं। तो अगर आपको अपना ट्रीटमेंट कराना है तो आप होम्योपैथी को चूज़ करें। बीमारी का ट्रीटमेंट कराना है तो हमारे पास बहुत सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। बिल्कुल। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो हमारे साथ मयूर जैन थे, और मैं डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस दे दूंगा और सारी चीज़ें दे दूंगा, ताकि आप भी मयूर जैन से इलाज करा सके, होम्योपैथिक से जुड़ सके, आप अपने बीमारियों का लाइलाज जो इसका सॉल्यूशन होता है वो कर सके। क्योंकि कई बीमारियां ऐसी है जिसका लोग सालों से ग्रसित हैं उससे, और जो ट्रेडिशनल, जो विदेशी पद्धति है उस पर बने रहते हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल पद्धति से दूर भागते हैं। तो मैं कहूँगा कि एक बार आप इलाज कीजिए। दिस इज़ नॉट अबाउट पेड प्रमोशन। आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दिया गया है, आप इस एड्रेस पे आए, अपना इलाज करवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मयूर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। तो फिर से एक बार आपके साथ मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।